हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार टॉपिक है और इसमें हम बिल्कुल बोर्ड के टॉपिक ही ले रहे हैं जिससे कि आपके आने वाले बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। तो आज प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में देखते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे इसका जन्म हुआ, यानी ये कैसे जनरेट हुआ, और साथ ही साथ कुछ हिस्ट्री के बारे में इसके देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पे किसी करंट कैरिंग वायर में यानी कि किसी भी धारावाही चालक में जब करंट फ्लो कराया गया था तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था उसके बारे में किसने बताया था। हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं और आगे तक बढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे मेरे प्यारे बच्चों, जिनका नाम था ओरेस्टेड। क्या नाम था? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में, जैसे कि आपके सामने एक करंट कैरिंग यहाँ पे एक वायर दिखाई दे रहा होगा, और इन्होंने कहा कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है प्यारे बच्चों? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैसे किया? इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा यानी कि चुंबकीय सुई रखा और देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल्स में डिफ्लेक्शन आ जा रहे हैं। तो इससे इनको पता चल गया कि किसी हम करंट कैरिंग वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, क्या फ्लो कराते हैं? करंट। तो उन्होंने देखा प्यारे बच्चों कि जब हम किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, है ना। लेकिन इसका इन्होंने कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया कि आखिर इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने ओरेस्टेड साहब ने कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया। यहीं से आते हैं एक दो महान साइंटिस्ट जिनका नाम था बायोट और सावर्ट। देखिए बायो सावर्ट, इसको पढ़ेंगे। ये बायो सावर्ट आते हैं और इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। साथ ही साथ एक और महान साइंटिस्ट है एम्पियर, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया जिससे कि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा अगर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। मैक्सवेल के आने से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे साहब ने कहा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या इसका उल्टा भी संभव है कि अगर हम एक काम करें, अगर वहां पे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन करें और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग किया। यहाँ पे एक मैग्नेट ये कॉइल के पास में ला रहे हैं और देखा कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। ये बात जब मैक्सवेल साहब को पता चला कि फैराडे ने कुछ इस तरीके से काम किया है ना। देखिए ये कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ना कि इन छोटी छोटी कहानियों पे। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेट जैसे ही कॉइल के पास गया या मैग्नेट इससे दूर गया तो प्यारे बच्चों यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है यहाँ पे उसमें चेंजिंग हुआ, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये पता चल गया कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। ये जो महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, प्यारे बच्चों ये बहुत ही शानदार तरीके से एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया कि जिसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स में चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E=d∅/dt भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने मैग्नेट वाले चैप्टर के बाद जो EMI आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक निगेटिव साइन लगा, ये निगेटिव साइन लेंज ने कहा था।
लेंज ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने ये साइन दिया था माइनस साइन, और बोला था कि फ्लक्स जिसके कारण जो फ्लक्स में जो चेंजिंग हो रहा है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है इस कारण का अपोज करेगा, यानी फ्लक्स में चेंजिंग का अपोज करेगा। यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब उनका ये था जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उसी का ये अपोज करता है, या इंड्यूस करंट जिसके कारण जनरेट होती है उसी का अपोज करती है, यही नेगेटिव साइन बताता है। ये जब सारी कहानियां हो चुकी थी तब मैक्सवेल साहब के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया उनके बारे में मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इनके माइंड में ये विचार आया कि जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग के कारण, है ना, टाइम के सापेक्ष अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण अगर प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये बात किसने बोला था? मैक्सवेल ने। देखा किसके एक्सपेरिमेंट को? देखा फैराडे को। बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो इसका उल्टा भी संभव हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करें और वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। ये बात मैक्सवेल के माइंड में आया। ये जो प्यारे बच्चों ये जो घटना घटी थी कुछ 1831 के आसपास घटी थी, यानी 1831 से लेकर 1889 यानी कि 79 के बीच की ये घटना है। इस समय मैक्सवेल साहब ने ये चीजें सारी बातें उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। प्यारे बच्चों वास्तव में ऐसा ही था। इनकी जो सोच थी वो बिल्कुल ऐसा ही घटित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंजिंग किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होता है। इन्होंने बताया कि मैक्सवेल ने कि ना केवल विद्युत धारा यानी कि किसी करंट में जब ये देख रहा हूं ना करंट कैरिंग वायर में जब धारा प्रवाहित करते हैं ना किसी विद्युत धारा के द्वारा ही ऐसी चीजें होती हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन करें तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि सिर्फ ना किसी धारा के प्रवाहित करने के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है, ऐसी चीजें नहीं है। अगर हम चाहें विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन भी करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। इन्हीं काम को करने के लिए मैक्सवेल साहब एक एक्सपेरिमेंट करने लगे और देखने लगे कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी दरमियान मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और यहाँ पे कैपेसिटर को किसी वायर से इस तरीके से जोड़ा और यहाँ पे जो इन्होंने धारा यूज किया, करंट यूज किया, वो प्यारे बच्चों टाइम डिपेंडेंट था, समय के साथ परिवर्तित था। यानी कि धारा जो थी यहाँ पे समय के साथ परिवर्तित थी। और उन्होंने जब ये सारी घटनाओं को जब देखने लगे तो उन्होंने प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती से क्या, उन्होंने पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा, चेक करके देखा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इसके यहाँ भी देखा मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, अंदर भी देखा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। लेकिन एक चीज उन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ पे कोई चीज मिस है, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में तो गैप है या इसके अंदर इंसुलेटेड मटेरियल है, तो इसके अंदर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। आप खुद सोचिए, एक बैटरी इस तरीके से है और यहाँ पे एक बल्ब आपने जोड़ दिया और प्यारे बच्चे ये बल्ब अगर ये तब कब जलेगा, जब इसका कनेक्शन कंप्लीट होगा। कभी ऐसा थोड़ी ही होगा कि इसकी कनेक्शन को तोड़ दो और बल्ब चमकने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात इनके दिमाग में खटक गई कि भाई साहब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके अंदर तो धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही है। जबकि हम जानते हैं कि एम्पियर के नियम से कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मेरे प्यारे बच्चों यही बात थी इनके दिमाग में बैठ गई और इन्होंने बोला कि एम्पियर आपका जो ये रूल है इसमें कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं। प्यारे बच्चों उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये मैक्सवेल साहब ने इसमें बताया कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम
डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और उसके लिए इन्होंने आगे चल के प्यारे बच्चों 4 इक्वेशन दिए जिससे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हीं इक्वेशनों के बदौलत मेरे प्यारे बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति आ गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर है क्या, और उसको आपने देखा कि वो कहाँ पे फ्लो होती है। तो कहाँ फ्लो होती है? 2 पैरेलल प्लेटों के बीच में, या प्यारे बच्चों वहां पे देखेंगे जहां पे या दोनों प्लेटों के बीच के जो गैप है, यानी जहां पे हवा है या कोई मीडियम हो, वहां पे जो धारा प्रवाहित होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको विस्थापन धारा कहते हैं। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही बारीकियों के साथ देखें, आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे किया गया, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ने से पहले अपने को, किसको पढ़ने से पहले, विस्थापन धारा को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपको छोटे से कुछ रूल है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखा है? ACL। प्यारे बच्चों ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है इसको समझिए। ये कहता है कि किसी करंट कैरिंग वायर में, किसमें? किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको फाइंड करना है तो आप कुछ इस तरीके का आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले को। क्या है ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। इससे आप चाहें तो बता सकते हैं कि ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा आप एलिमेंट ले सकते हैं dl। क्या लिख सकते हैं? dl। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इनको छोटे 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 एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करके, इसीलिए तो लाइन इंटीग्रेशन इसका नाम दिया गया है, रेखीय समाकलन इसका नाम दिया गया है। इन छोटे छोटे एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करके पूरे को आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हाँ या ना? इस फॉर्मूले से आपने देखा होगा मैग्नेट में कि हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले को लगा के किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे थे, जहां पे सिमेट्री का केस था, वहां पे आप क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं। हमारा काम यहां पे ये नहीं है, बस थोड़ा सा इस रूल को समझाना था क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट आपको समझाना है यहां पे। आइए देखिए कहानी कहां से शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ AC करंट के बारे में बात करते हैं। आखिर ये कैसे इनकंसिस्टेंसी आई? ये जो महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था दोस्तों? मैक्सवेल। ये मैक्सवेल साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब भी किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहे थे तो वहां पे एक टाइम डिपेंडेंट एक करंट लिया और यहाँ पे कैपेसिटर में यहाँ पे फ्लो कराया। और प्यारे बच्चों जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे लूप 1 यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ पे R रेडियस का एक लूप 1 यहाँ पे बनाया और यहाँ पे ये इसको लगाया। किसको लगाया भाई साहब? तो एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाया। कुछ ऐसे देखो यहाँ पे, ऐसे ये हमारे पास होता है B.dl, ये होता है B.dl लगाया यहाँ पे। तो देखिए उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि म्यू नॉट और यहाँ पे ये होता है IC होता है। कुछ इस तरीके का रिजल्ट उन्होंने पाया, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC। यहाँ पे पाया कहाँ पे? इस पॉइंट पे लूप 1 में देखा कि जब करंट फ्लो होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ जब ये कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में यहाँ पे लगाया कहीं पे इस रूल को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे R रेडियस पे यहाँ पे भी लगाया इस रूल को, तो इन्होंने जानते हैं क्या पाया? इन्होंने देखा कि B.dl तो होता ही था अकॉर्डिंग टू ACL, और यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट और यहाँ पे लिखेंगे IC की वैल्यू यहाँ पे। तो कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जब कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों,
ये देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोनों इक्वेशन को, अगर आप देख रहे होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो है वही यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में है। ये लूप 1 की जो बात हो रही है, लूप 2 की बात हो रही है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड सेम है। जब लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होना चाहिए था। लेकिन प्यारे बच्चों, आप बताओ, क्या ये म्यू नॉट IC कभी 0 के इक्वल होगा क्या? 0 होने का मतलब ये प्यारे बच्चों, क्या 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता ना। 0 होने का मतलब ये होता है कि इसमें करंट ही नहीं फ्लो होता, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य नहीं थी। यही बातें उनके दिमाग में, मैक्सवेल के दिमाग में प्यारे बच्चों बैठ गई। यही बात मैक्सवेल के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने बोला कि एम्पियर आपका जो लॉ है उसमें कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये बात जब प्यारे बच्चों, जब एम्पियर अगर सुने होंगे ना, तो आप कल्पना करो उन पे क्या गुजरी होगी। वो बेचारे रोने लगे होंगे और उनको लगा होगा आखिर मेरा रूल कैसे गलत हो गया। उन्होंने देखा, फिर ये महान साइंटिस्ट जो थे मैक्सवेल ने बताया कि देखिए, इन प्लेटों के बीच में एक धारा तो प्रवाहित होती है, जिसको आप बताना भूल गए हैं। जहां पे गैप है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या यहाँ पे एयर है और दोनों प्लेटों के बीच का गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है। उस धारा का नाम है विस्थापन धारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट नाम है, जिसके बारे में प्यारे बच्चों आओ हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए थ्योरी इसलिए लिख दिया है, यहाँ पे रख दिया है कि जो बोर्ड के पेपर में आपको काम आएगा। आप इसको चाहें तो रोक करके स्क्रीन को आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम आते हैं यहाँ पे मैक्सवेल मॉडिफाई ACL। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मॉडिफिकेशन किया था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया था दोस्तों, आओ यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने ये कहा कि देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, बीच में जो करंट फ्लो होती है आखिर वो कैसे होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए ये दोनों प्लेट जो देख रहे हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात हो रही है ना। ई से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिग्मा के जगह पे आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे काम करते हैं, अभी जो क्यू लिखते हैं, अभी छोटा वाला क्यू लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि किसी टाइम हम टी पे अभी चर्चा कर रहे हैं, किसी टाइम टी पे हम देख रहे हैं कि इन प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है अभी स्मॉल क्यू है, किसी समय टी पे यहाँ पे दोनों प्लेट पे चार्ज, इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू है। अब प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। ये दोनों पैरामीटर तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी अवकलित कर देते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। आप सभी को यह बात पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट, या द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सर्किट इज नोन एज करंट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। प्यारे बच्चों ये आप सभी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चार्ज में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है उसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। इसी करंट का नाम दिया गया था, क्या दिया गया था आप बताइए। ये जो डी क्यू अपॉन डी टी देख रहे हैं इसी को दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो डी क्यू अपॉन डी टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आई डी, और ए एप्सिलॉन नॉट को अगर आप इधर भेज देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर किसके कारण आ रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग आ रहा है ना प्यारे बच्चों, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है। इसे पता चल गया कि ये कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो परिवर्तन होगा, उसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में एक धारा प्रवाहित होती है, एक करंट फ्लो होती है। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, उसी करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से एक बात तो क्लियर हो चुका था यहाँ पे कि ये जो बाहर जो वायर देख रहे हो, इस वायर में कंडक्शन करंट फ्लो होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ID इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT हम लिख सकते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अभी आपने देखा, यहाँ पे अभी हमने आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बहुत शानदार तरीके से आपको बताया कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा यहाँ पे, हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने अभी तक देखा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था बताइए आप लोग? उसका जो नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट नाम था। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो मॉडिफाई हुआ था किसके नियम में? एम्पियर के नियम में जो मॉडिफाई हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसका नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं आप? अब बोल सकते हैं कि एम्पियर, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एम्पियर मैक्सवेल, जो भी मॉडिफाई करके लॉ जो आया था, है ना, उसका नाम हम दे सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ भी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। या इसका एक और नाम हम क्या दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी आप ध्यान से देखिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसका हम नाम दे सकते हैं कि मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या नाम दे सकते हैं? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि मॉडिफाई ACL। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? मॉडिफाई फॉर्म क्या था? आइए इसके बारे में थोड़ा अपन जाने। तो अगर आप देखेंगे तो एम्पियर साहब ने क्या बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो होती है उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। B.dl इक्वल टू क्या लिखा था इन्होंने? म्यू नॉट I नेट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेकिन ये मॉडिफाई ये हुआ कि जब वायर के अंदर की बात हो तो उसके अंदर कंडक्शन करंट फ्लो होता है तो ये लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और अपने को ऐड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट तब लेंगे जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में या जहाँ पे वायर ना हो वहाँ पे हम इसका योगदान लेंगे। कैसे? देखो, ये प्लेट आप देख रहे हो, कैपेसिटर की दो प्लेट है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे IC होगा, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है वहां पे ID लेंगे। फिर तार आ गया तो यहाँ पे IC लेंगे, और अंदर क्या लेंगे? ID लेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको सुनिएगा। इन्होंने बोला कि जब IC करंट लेंगे तब ID की वैल्यू 0 होगी। मतलब कि जब IC की वैल्यू, जब मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं होगी तो ID की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। मतलब तार में ये डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन इन्होंने बोला कि जब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब ये दोनों प्लेटों के बीच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कंडक्शन करंट की वैल्यू, यहाँ वायर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 होगी। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप वायर में यूज करें तो इसको 0 रखें, सिर्फ ये वाला लिखें म्यू नॉट IC। लेकिन जब इन दोनों के बीच के गैप यूज करें तो आप इसको 0 रखें और इसको लिखें म्यू नॉट ID लिखा करें। आया कुछ समझ में? मेरे कहने का मतलब यह है। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने देखा होगा, अभी फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था। वो क्या था? यहाँ पे था कि IC इक्वल टू, हम IC प्लस क्या लिख सकते हैं? A
एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT, कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसको हम लिख सकते हैं B डॉट DL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? B डॉट DL लिख सकते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। यही मॉडिफाई फॉर्म है, यही एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ की क्या है? मॉडिफाई फॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम IC को जानते हैं, क्या बोलते हैं? IC को यहाँ पे हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट बोलेंगे, जो कि किसी वायर में फ्लो होगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो होगी चार्ज के फ्लो के कारण होगी। अब हम बात करेंगे यहीं पे ID की बात करेंगे, तो इसका हम यहाँ पे नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट नाम देंगे। और ये जो करंट होगी प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग के कारण होगी, यानी कि करंट ड्यू टू द चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये फ्लो होगी। कुछ आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मैक्सवेल के इक्वेशंस के बारे में। वो क्या इक्वेशन थे, आइए देखते हैं अपन।